सूरज आसमान में दहकता खड़ा था। धरती पर पांव रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो गरीबों के घरों में पसीने की गंध से भरी हुई थी। गांव के उत्तरी किनारे पर एक पुरानी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारों और टूटे छप्पर के नीचे एक आदमी अपने बेटे के साथ बैठा था। वह आदमी था रामलाल, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। यह सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार ही ऐसे थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। मैं भी मेहनत और सच्चाई से काम कर रहा हूँ। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में खेती तो बो दी है सीता, पर पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा। आसपास की सारी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों को पानी कहां से दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पानी की कमी रही तो पौधे अपने आप मुरझा जाएंगे। आप क्यों नहीं पास वाले खेत में कुआं खोद लेते? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। इन दिनों में तो कुआं खोदा जा सकता है, लेकिन मई जून में तो गांव की बची खुची नहरें भी सूख जाएंगी। तब क्या करोगे? इससे पहले ही कुएं की खुदाई कर लो। अभी भी समय है, कोशिश कर लो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आएगा। तुम सही कह रही हो सीता, मैं कल से ही कुएं की खुदाई में लग जाऊंगा। मैं दिन रात एक करके कुआं खोद लूंगा। मैं जानता हूं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, फिर इन पौधों को भी पानी मिलेगा। इसी गांव में रामलाल का छोटा भाई अर्जुन भी रहता था, जिसने दूसरों के साथ बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर लिया था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का सख्त भी था। देखो हरिया, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया है, और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है कि दिमाग और चालाकी से काम लिया जाए। आजकल दुनिया उसी की है जो बेईमानी और चालाकी से काम लेता है। मैं तो कहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और लोगों को लूटकर पैसा कमाओ। इसी में ही भलाई है। भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश नहीं की तूने? तो उसे भी अपने साथ मिला ले, ताकि वह भी आराम से जिंदगी बिता सके। वह बड़े भैया हैं, वह बहुत सीधा है। उसे तो मेहनत और पसीना बहाने का ही शौक है बस। कहते हैं हराम का पैसा घर में नहीं टिकता, पर देख, मेरा घर तो महल बन गया है। रामलाल, कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास, तुम उसके पास जाओ ना, शायद वह कुछ पैसे दे दे जिससे हमारा गुजारा चल सके। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। मैं अपने भाई से कभी मदद मांगने नहीं जाऊंगा। उसने हराम के पैसों से अपना महल बनाया है, इसीलिए मैं उसकी हराम की कमाई अपनी हलाल रोजी में नहीं मिला सकता। जो होगा देखा जाएगा। भैया, अब तू मान जा, क्यों जिद पे आ गया है? देख, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू? फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहर, मुझे तो तुम्हें देखकर बस तरस ही आता है। तेरे पास सब कुछ है अर्जुन, बस एक चीज नहीं है, और वह है सुकून। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो। देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है सिर ऊंचा रहता है, जब गिरता है तो कीचड़ बना देता है। और देखना, तेरा घमंड भी एक दिन धूल में मिल जाएगा। अगली सुबह रामलाल अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में लग जाता है। हर वार के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह दिल ही दिल में बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खोदूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, मगर बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। दोपहर का वक्त, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो रामलाल की हालत देखता है। रामलाल भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है
और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। पसीना बह रहा है लेकिन तुम फिर भी काम में लगे हो। क्या तुम थक नहीं जाते? वक्त नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर अगले महीने तक यह कुआं नहीं बना तो खेत मर जाएगा और साथ में हम भी। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि हम जिंदा रह सकें। कुछ देर बाद रामलाल की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद रामलाल धूप में बेहोश हो जाता है। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख गए थे, फावड़ा पास पड़ा था। सीता हाथ में पानी की बोतल लिए खेत के पास आती है। रामलाल जी, ओ रामलाल जी आंखें खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था ना विक्रम को पढ़ाना है, उठिए ना। रामलाल की सांसें बहुत धीमी हो गई थी। वह एक बार आंखें खोलता है। सीता, कुआं बनाना है, विक्रम भूखा ना रहे, अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। रामलाल की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं। सीता की चीख आसमान में गूंज जाती है। रामलाल की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सीता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल चुका था। इस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं जो रामलाल के होने का एहसास दिलाती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी रामलाल जी। आपकी मौत इस कुएं की खुदाई की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह सीता ने कदाल उठाई और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरे कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और कुएं से पानी निकल आया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अब रामलाल का छोटा भाई अर्जुन वह कुआं देखकर लालच में आ गया। लक्ष्मी, पानी की कमी अब बढ़ती जा रही है। सारे तालाब कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं पानी का कारोबार शुरू कर दूं तो अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम क्या कहती हो? पर आप पानी का कारोबार कैसे करेंगे जी? पानी तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक सब कुछ सूखा पड़ा है। अरे बेवकूफ लक्ष्मी, तुम्हें क्या पता? सीता भाभी ने कुएं की खुदाई पूरी कर ली है और उसमें पानी भी आ गया है। अब देखना मैं पानी का कैसे कारोबार करता हूँ। फिर अर्जुन सीता के घर पहुंचता है और कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात कहते हुए खुद भी शर्म आ रही है। वो कुएं वाली जो जमीन है, वो जमीन बाबूजी ने मेरे नाम कर दी थी। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन वो जमीन मेरे नाम है। अर्जुन जी, अगर वो जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वो जमीन क्यों नहीं ली? और आपके भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन नहीं है कि वो जमीन आपकी है। देखिए सीता भाभी, भैया की गरीबी को देखकर मैंने वो जमीन भैया के पास रहने दी थी, लेकिन अब मुझे वो जमीन लेनी पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कागजात साथ लाया हूं, देख लीजिए। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कागज आज अपने पास रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाकर ये कागज दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सीता भाभी। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अगली सुबह सीता कागज लेकर मुखिया जी के पास जाती है, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी पहले ही अर्जुन से पैसे ले चुके थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस पर क्या लिखा है। सीता, इस कागज पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत अर्जुन का है। यह सुनकर सीता बहुत उदास दिल से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू लिए अपनी मेहनत से खोदी गई कुएं को अर्जुन के हवाले कर देती है। उधर अर्जुन खुशी खुशी वह कागज लेकर घर आ जाता है और लक्ष्मी से कहता है, अब देखो लक्ष्मी, मैं पानी का कारोबार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। अर्जुन खुद को होशियार कहकर खुश हो रहा था। दिमाग वाला नहीं कहते इसे, बेईमानी वाला कहते हैं। ज्यादा होशियार मत बनो।
आज जो तुमने यह चमकती साड़ी पहनी है और होंठों पर लाली लगाई है, वह सब इन्हीं पैसों की देन है। फिर अर्जुन अपने नौकरों से कहता है कि गांव में खबर फैलाओ। सुन लो गांव वालों, आप सबकी पानी की समस्या अर्जुन भैया ने हल कर दी है। अब जिसे पानी चाहिए अर्जुन भैया के कुएं से पानी ले सकता है, बस पैसे देकर। नौकर गांव में ढिंढोरा पीटते हैं। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, अरे ये तो वही कुआं है ना जो सीता ने खोदा था। हाँ भाई, उसी का है। बेचारी सीता ने तो महीनों अकेले खून पसीने से खुदाई की थी। जब उसका शौहर मरा था तब भी हिम्मत नहीं हारी। खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए, तब जाके पानी निकला। लोग हैरान थे। जब यह बात सीता के कानों तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ कि जिस कुएं को उसने अपने खून पसीने से सजाया था, अब कोई दूसरा उससे दौलत कमा रहा था। गांव वाले बेबस थे। खेतें सूख रहे थे, मवेशी पियासी नजरों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी से अर्जुन की जेब भरती जा रही थी। इसी दौरान एक दिन गांव में एक थका हारा बूढ़ा साधु बाबा आता है। गले में माला, कमर में झोला, पैरों में फटी हुई चप्पलें, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी चमक। चेहरे पर पसीने और थकान से ढका हुआ था, लेकिन नजर में हौसला था। बाबा सीधा अर्जुन के कुएं के पास आता है। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। बाबा, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक गिलास पानी की प्यास है। तो जा बाबा, बिना पैसों के यहाँ पानी नहीं मिलेगा। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप वहां से हट गए। फिर वह अगले घर पहुंचे। बहन, एक गिलास पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पानी पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? टूटे हुए कदमों और बिखरी उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वह था सीता का घर। सीता के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। बाबा उसके पास पहुंचे और कहा, बेटी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। सीता ने बिना एक शब्द कहे अपनी टूटी हुई बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी निकाला और बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पी लिया और आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। फिर अपना झोला खोला। झोले से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। बेटी सीता, तुमने सच्चे दिल से एक प्यासे को पानी पिलाया है। यह मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं इस मटके का क्या करूंगी? घर में कोई सामान नहीं है तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी की, यह मटका आम मटका नहीं है, यह तेरे कर्मों का फल है। इस मटके से जो भी सच्चे दिल से मांगोगी, पानी, दूध, अनाज, घी, जो भी, सब मिलेगा। लेकिन याद रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इसे तुरंत लाल कपड़े से ढांप देना, वरना यह मटका कभी नहीं रुकनेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सीता ने आजीजी से मटका अपने पास रख लिया और बाबा इतना कहकर सीता के सिर पर हाथ रखकर दुआ देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह मीना घबराते हुए मटके को देखती है। फिर हिम्मत करके कहती है, मटका, मटका, एक गिलास पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छिप छिप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। मीना की आंखें हैरान होकर खुली की खुली रह जाती हैं। वह तुरंत लाल कपड़ा मटके पर डाल देती है, क्योंकि बाबा ने यही कहा था। मटका शांत हो जाता है। अब मीना रोज अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ मांगती है। दूध, आटा, दाल, और मटका हर बार वही चीज देता है। गांव वाले धीरे धीरे जानने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सीता का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब पक्की ईंटों का आंगन बन गया है। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वहां एक बड़ी सी राशन की दुकान सजी है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब कतार में लगकर आते हैं। सीता बहन,
जो सामान तुम देती हो वह तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बेहतर होता है। सीता बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारा देवर अर्जुन उतना ही बेईमान। इसीलिए देखो, अर्जुन का कारोबार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल देर से सही, मगर मिलता जरूर है। ये सब औरतों की बातें अर्जुन खड़े होकर चुपके से सुन रहा था। उसका दिल जलने लगा। आजकल तो सीता भाभी के चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना सीता भाभी की दुकान में आग लगा दूं? न रहे बांस न बजे बांसुरी। उसी रात अर्जुन चुपके से सीता की दुकान में आग लगा देता है और चुपचाप अपने घर आकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच जाता है। सीता की दुकान में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया है। जब सीता को इस खबर का पता चलता है तो वह बहुत उदास हो जाती है। वह मटके के पास जाकर बैठ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सीता की आंखों से बहते आंसू देखकर मटका भी चुप न रह सका। क्यों रो रही हो? हिम्मत मत हारो। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये सुनकर सीता की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने फिर से अपने राशन के कारोबार को शुरू किया। सीता ने जैसे ही नई दुकान खोली, अर्जुन अंदर ही अंदर झलकर रह गया। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिर यह सीता भाभी ऐसा क्या करती है? सीता ने तुरंत अपना राशन का कारोबार शुरू कर दिया था। अब गांव वाले और भी ताने देने लगे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह सीता की जासूसी करेगा, चाहे जो भी हो। रात के समय अर्जुन ने अपने गुमछे से मुंह ढांप लिया और सीता के घर की खिड़की से झांकने लगा। अंदर सीता घड़े के सामने बैठी थी। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भरकर चावल निकलने लगे। अर्जुन की आंखें हैरान होकर खुली की खुली रह गईं। मैं कितना बेवकूफ था। मुझे जड़ तक पहुंचना चाहिए था और मैं सिर्फ ऊपर से देखकर दुकान जला दी। जड़ तो यह मटका है, इसमें है राज। जो मांगो वह देता है। अब यह मटका हमारा होगा। अर्जुन खिड़की से आकर चुपके से सीता के आंगन में से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। अर्जुन मटका लेकर घर वापस पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास अब बिना मेहनत के सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे, ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे? अरे पागल, पहले हमारे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे तो बताओ, क्या बात है? तुम बहुत बातें करती हो। चंद पल ठहरो, सब कुछ बता दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग तालाब के पास पहुंचते हैं। अर्जुन, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं और मटका उनके पास रखा होता है। नाव धीरे धीरे बहती जा रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव नजर आ रहा है। अर्जुन बैठे बैठे अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ देखो, अभी मटका, 5 बोरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगते हैं। पापा पापा, आइसक्रीम मांगकर देखो। मटके से आइसक्रीम निकलने लगती है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगती है। तब पत्नी बोलती है, अरे, अब तो नाव बहुत भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। अर्जुन, बंद करो इसे, बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रही है। रुक जा मटका, बस कर। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढंका नहीं गया। अब चावल और आइसक्रीम सब कुछ गिरता जा रहा है और नाव डूबने लगती है। अर्जुन और उसका परिवार पानी में डूबते हुए नजर आने लगते हैं। अर्जुन की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सीता मेहनती और ईमानदार थी। चाहे मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटके ने जो कुछ भी दिया था, सीता ने अपनी मेहनत से वह सब फिर से हासिल कर लिया था और खुशी से जीवन बिताने लगी। इस कहानी से हमें यह पाठ मिलता है कि लालच बुरी बला है।